नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेके आए एक ऐसे केस को जो एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण केस है, जिसकी वजह से संविधान बचा हुआ है। अगर ये केस नहीं आता, इस केस का जजमेंट नहीं आता अगर इस तरह का, तो शायद आज जो संविधान हम जैसा देख रहे हैं वैसा शायद नहीं होता। तो ये जो केस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। तो इस केस के बारे में थोड़ा एक इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं आजादी के बाद का जो टाइम था, जवाहरलाल नेहरू सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार, उस टाइम पे जो टाइम था देश का, उसमें क्या है मतलब असमानता बहुत ज्यादा फैली हुई थी। कई सारे लोग जो हैं वो जमीन से वंचित हो चुके थे। अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा जो चलाई थी उसके तहत क्या है, कई सारे गरीब लोगों की जमीन जो है वो हड़प ली थी जमींदारों ने। और वो बहुत कई सारे लोगों के पास मतलब 500 एकड़ 1000 एकड़ ऐसी जमीन थी। और कई सारे ऐसे लोग थे जिनके पास इतनी भी जमीन नहीं थी कि वो अपने मतलब पेट भरने के लिए अनाज मतलब पैदा कर सकें। जैसा मैंने आईसी गोरखनाथ पिछले वीडियो में आप लोगों को जैसे बताया है, आईसी गोरखनाथ वाले मामले में, उसमें भी यही मामला था। वो पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट जो था वो भी लैंड रिफॉर्म्स के एक्ट के तहत ही था। उसमें भी यही था, उसका मोटो भी यही था कि कैसे भी करके मतलब जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है मतलब सरकार को लेनी थी और गरीब लोगों में बांटनी थी। वही मामला यहाँ भी है। ये मामला है केरला का। ये केशवानंद भारती एक संत थे, एक धार्मिक आदमी थे कुल मिला के, ये ठीक है। तो ये एक मठ थी वहाँ पे, एदनीर मठ करके थी। उस मठ के ये थे हेड, और उस मठ के अंडर में बहुत सारी जमीन आती थी। तो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट लेके आई 1963 में। एक्ट अमेंड हुआ फिर से 1969 में। तो उस एक्ट के तहत क्या किया केरल गवर्नमेंट ने कि इनकी जो मठ के हिस्से में जो जमीन आ रही थी बहुत सारी, उसको गवर्नमेंट ने अपने हिस्से मतलब ऑक्युपाई करना चाहा और गरीब लोगों में वितरण करना चाहा। लैंड रिफॉर्म जो कानून थे मतलब भूमि सुधार कानून, उनके तहत ये कदम उठाया केरल सरकार ने। तो केरल सरकार ने जब ये कदम उठाया तो इनको केशवानंद भारती जो थे उनको ये ठीक नहीं लगा, और तो इन्होंने कानूनी सलाह के लिए मतलब कानूनी सहायता पाने के लिए इन्होंने अप्रोच किया। तो ये टच में आए नानी पालकीवाला के, जो बहुत ज्यादा फेमस वकील थे उस टाइम, और सरकार को नाक चने चबाने में इनका नाम मतलब एक नंबर पे था। तो नानी पालकीवाला के संपर्क में आए तो नानी पालकीवाला ने बोला, हाँ ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ये भारतीय संविधान के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम तुम्हारी तरफ से हम तुम्हारा केस लड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का प्रयोग किया और ये पहुंच गए सीधे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इन्होंने ये बोला कि हमारे भारतीय संविधान ने जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो हमारे कर्टेल किए जा रहे हैं, उनको प्रतिबंधित किया जा रहा है केरल सरकार के ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट का जो कानून आया है उसके तहत। और इन्होंने वहां पे जो केस किया, केस फिर उसके बाद उसकी सुनवाई चली। इस केस की सुनवाई 13 जजेस के बेंच द्वारा मतलब की गई, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी, इसलिए ये केस और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस केस में मेनली क्या है, इस केस में एक प्रिंसिपल नया उभर के आया जो था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। भारतीय संविधान का मूल ढांचा जो है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। अगर मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन किसी भी कानून के तहत किया गया तो वो कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। ये प्रिंसिपल इस कानून मतलब इस केस में उभर के आया और मतलब पूरी तरह से आया। हालांकि ये मामला ये सज्जन सिंह के केस में एक बार और पहले भी आ चुका था, 1964 में जो सज्जन सिंह का केस हुआ राजस्थान में, उसमें भी ये मामला आ चुका था। तो जो जस्टिस थे मधुलकर, उन्होंने इस चीज को मतलब एक बार पहले भी जिक्र किया था इस चीज का कि संविधान जो है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको प्रभावित नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस टाइम इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब ये 1973 में केशवानंद भारती केसेस का जब जजमेंट आया तो उसमें ये चीज बहुत मतलब ऊपर उभर के आई और इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, और वो आज भी इम्प्लीमेंट है। उसी की वजह से संविधान की जो स्थिति जस की तस बनी हुई है उसमें ज्यादा कोई खास परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं, खासकर फंडामेंटल राइट्स में। तो इस केस की बैकग्राउंड क्या थी, इस केस की बैकग्राउंड ये थी कि 1963 में केरल गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया, केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963। इस एक्ट को अमेंड किया है 1969 में। तो ये एक्ट लाया गया, इस एक्ट के तहत क्या है, केसरगढ़ डिस्ट्रिक्ट था केरला में, वहाँ पे एक एडनीर मठ थी, उसके हेड थे ये केशवानंद भारती। तो ये जो मठ थी इसके अधिकार क्षेत्र में बहुत सारी जमीन आती थी। तो केरल सरकार ने इनकी जमीन को एक्वायर करना चाहा। जब एक्वायर करना चाहा तो इन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की और इन्होंने किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का प्रयोग। तो हम समझते हैं अनुच्छेद 32 क्या है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान का, वो ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स कहीं से भी कर्टेल होते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वहां पे ये बोल सकता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है और हमारे साथ ये गलत हो रहा है। हमारे जो भारतीय संविधान के भारतीय में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनकी गारंटी जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 देता है। अनुच्छेद 32 ये कहता है अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स कहीं से भी कर्टेल होते हैं तो उनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी मतलब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है और भारतीय संविधान की जिम्मेदारी है। तो ये उन्होंने क्या किया, अनुच्छेद 32 का प्रयोग किया। और ये जो अनुच्छेद 32 जो हमें अधिकार देता है मूव टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, वही अधिकार हमें देता है आर्टिकल 226 इन केस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक वैसे ही फंडामेंटल राइट्स के कर्टेल होने पे हम आर्टिकल 226 का प्रयोग करके सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। रूल ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, वैसे रूल ये है कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं, अगर हाई कोर्ट से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। बट इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको पहले हाई कोर्ट ही जाना है, आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वही किया, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके। और वहां पे इन्होंने एक रिट पिटीशन डाली, रिट पिटीशन सिविल 135 ऑफ 1970 में एक सिविल पिटीशन डाली, रिट पिटीशन 135।
और उसके तहत इन्होंने ये बोला कि जो भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिया है राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19(1)(f) में, उसका हमारा हनन हो रहा है। उसके जो लैंड एक्विजिशन की जा रही है केरल सरकार के द्वारा वो गलत की जा रही है, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। और उन्होंने और भी कई सारे आर्टिकल्स जो संविधान में हैं उनको भी बेस बनाया, जैसे कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, जैसे कि आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, राइट आर्टिकल 26 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। इन सारी चीज़ों को उन्होंने बेस बना के और आर्टिकल 32 का प्रयोग किया और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली, रिट पिटीशन 135 ऑफ 1970। और ये कहा हमारे साथ ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय संविधान में अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए, 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन और 29वां संविधान संशोधन, आर्टिकल मतलब अमेंडमेंट 24, 25 एंड 29, वो भी पूरी तरह से अवैध हैं। उनको भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खारिज करने की मांग की। तो 24वां, 25वां और 29वां संविधान संशोधन क्या है, थोड़ा इनको भी जान लेते हैं। 24वां संविधान संशोधन ये था कि 1967 में जो केस आया था आईसी गोलकनाथ वाला केस, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें क्या है सुप्रीम कोर्ट की 11 जजेस की जो बेंच थी उसने ये डिसीजन दिया कि भारत की जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। तो 11 जज की ये जो बेंच थी इसने क्या किया, संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है उसको सीमित कर दिया था। तो उसको उलटने के लिए जो सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने क्या किया, 5 नवंबर 1971 को 24वां संविधान संशोधन पास कराया। और उसमें क्या है, उसका मेन मकसद ये था कि आईसी गोलकनाथ के मामले में जो डिसीजन दिया था 11 जज की बेंच ने, उस डिसीजन को पलटना इनका मेन मकसद था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड किया और ये लिख दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया कोई भी संविधान संशोधन उस पर मतलब अनुच्छेद 13 किसी प्रकार से लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती है, ये लिखवा दिया। और सेम आर्टिकल 368 में भी संशोधन किया और उसमें ये ऐड कर दिया गया कि अनुच्छेद 13 किसी भी प्रकार से आर्टिकल 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता है। तो ये था मतलब भारतीय संविधान का 24वां संविधान संशोधन जो 5 नवंबर 1971 को लागू हुआ। 25वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन क्या है, ये 1971 में हुआ था। और ये क्या है, इसमें क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको सीमित किया गया इस एक्ट मतलब संविधान संशोधन के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है उसको सीमित किया गया। और इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में ये लिखा गया कि आर्टिकल 39B एंड C के सिद्धांतों को लागू करने के लिए अगर किसी प्रकार का कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसको आप फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के तहत चैलेंज नहीं कर सकते। तो उसको आप नलीफाई करने के लिए और उसको खारिज करने के लिए ये जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 है उनको आप बेस बना के उनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये था 25वां संविधान संशोधन। 29वां संविधान संशोधन क्या था, 29वां संविधान संशोधन ये था कि उसमें जो केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट था 1963, 29वां संविधान संशोधन करके इस लैंड रिफॉर्म एक्ट को शेड्यूल 9 में डाल दिया गया। शेड्यूल 9 क्या है ये आप मेरे इस वाली वीडियो में समझ सकते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल 9 में जो 29वां संविधान संशोधन था उसके तहत संविधान संशोधन करके केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट है उसको उठा के शेड्यूल 9 में डाल दिया। शेड्यूल 9 में जितने भी लैंड रिफॉर्म वाले कानून हैं सारे शेड्यूल 9 में डाल दिए ताकि उनको किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट्स के कटेल होने पर चैलेंज ना किया जा सके। शेड्यूल 9 जो है वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू से मतलब उसको सुरक्षा प्राप्त है। उसमें जो भी कानून डाल दिए जाते हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभी जो सिनेरियो है वो अलग है। अभी क्या है, अभी की स्थिति ये है कि अगर कोई भी कानून है भले ही वो शेड्यूल 9 में पड़ा हुआ है, अनुसूची 9 में पड़ा हुआ है, अगर वो भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाए। इंदिरा गांधी की सरकार को कई बार बैकफुट पे जाना पड़ा। एक तो 1967 का जो केस था आईसी गोलकनाथ वाला केस, उस केस को भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, मतलब सरकार को उसमें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर सरकार लेकर आई बैंक नेशनलाइजेशन वाला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसमें भी सरकार को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर से सरकार लेके आई प्रिवी पर्स वाला, जो माधवराव सिंधिया का केस था, प्रिवी पर्स बंद करने वाला, उसमें भी जो सरकार थी उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को भी पलट दिया। तो ये जो मामले थे सारे, इनमें सरकार को मतलब हार का सामना करना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों को नलीफाई करने के लिए सरकार 24वां 25वां संविधान संशोधन किया। और उसके बाद जो केरला वाला मामला था इसको भी मतलब इफेक्टिव बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट था उसको 29वें संविधान संशोधन के तहत इसको डाल दिया शेड्यूल 9 में। तो सरकार कई बार मतलब सरकार की किरकिरी हो चुकी थी, सरकार को बार बार हार का सामना करना पड़ रहा था। अब मामला था ये केसवानंद भारती केस वाला। तो इसमें भी सरकार जो है ना ये चाह रही थी कि कैसे भी करके मतलब मामला सरकार के फेवर में आना चाहिए। और उस टाइम सही मानो तो ये जरूरी भी था, क्योंकि अगर सरकार को सुधार करने हैं डीपीएसपी के तहत जो भी मतलब सुधार करने हैं, अगर सरकार नियम कानून बनाएगी नहीं, फंडामेंटल राइट्स जैसे के तैसे बने रहेंगे तो फिर सुधार करना संभव नहीं है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, पहले वो फंडामेंटल राइट्स हुआ करता, तो आर्टिकल 19(1)(f) के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको वहां से हटाना पड़ा। उसको हटा के फिर क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट अभी फंडामेंटल राइट्स ना होकर जस्ट लाइक एक लीगल राइट हो गया है। तो इसको हटा के संविधान संशोधन करके इसको आर्टिकल 300 का में डाल दिया गया है, 300A में।
तो ये क्या है, अभी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अभी सरकार जहाँ चाहे वहाँ हाईवे निकाल सकती है, जहाँ चाहे वहाँ मतलब फैक्ट्री या कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए तो वो कर सकती है। अगर वही फंडामेंटल राइट्स कंटिन्यू बना रहता तो ये जो सुधार हो रहे हैं, ये सुधार करना इतना आसान नहीं होता। तो उस टाइम जो ज़रूरत थी, उस टाइम संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत थी। हालाँकि इंदिरा गांधी सरकार ने कई सारे संविधान संशोधन लगातार किए, मतलब संविधान संशोधन पे संशोधन किए। तो इसलिए ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो आया है, ये बहुत बहुत अच्छा फैसला था सर, मतलब सुप्रीम कोर्ट का। इस फैसले में अब कई सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि इस फैसले में जीत किसकी हुई, केशवानंद भारती की जीत हुई या सरकार की जीत हुई। तो इस फैसले में जीत जो हुई है वो सरकार की ही हुई थी, केशवानंद भारती की इस फैसले में हार हुई। लेकिन ये जो प्रिंसिपल आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था। और ये जो जीत थी, ये सही मानो तो मतलब जुडिशरी की जीत थी। केशवानंद भारती की तरफ से दलील दी गई, ये दी गई दलील कि भारतीय संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको किसी भी तरह से संशोधित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि आईसी गोलकनाथ केस के मामले में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है। तो इनकी ये दलील थी। और उन्होंने ये भी बोला कि मतलब संविधान संशोधन का अधिकार है संसद को, लेकिन संविधान संशोधन का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान को पूरी तरह से आप तोड़ मरोड़ के रख देंगे, उसमें मतलब कुछ भी संशोधन कर देंगे, उसके पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर उसमें ही चेंजमेंट कर देंगे। ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते हो। और उन्होंने ये बोला, उन्होंने इसका भी हवाला दिया, जो सज्जन सिंह केस था उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो मेन सबसे पहले जो जस्टिस मुधोलकर थे, उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को मतलब जिक्र किया था इसका, कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आप उसको पूरी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। उसका जो बेसिक थीम है वो जस का तस रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ का भी इन्होंने हवाला दिया। दूसरी तरफ केरल गवर्नमेंट जो है वो अपना ये पक्ष रख रही थी कि संविधान जो है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। और वो ये भी बोल रहे थे कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, तो संविधान में संशोधन अगर नहीं किए जा सकते हैं तो फिर जो आगे आने वाले जो सुधार है वो सुधार करना संभव नहीं होगा अगर संविधान में संशोधन नहीं किया। केरल सरकार ने ये भी कहा कि मतलब जब भी आप डीपीएसपी के तहत किसी भी प्रकार का मतलब सुधार करना चाहेंगे, किसी भी प्रकार का प्रोग्रेसिव, अगर जैसे कि राइट टू एजुकेशन है, तो राइट टू एजुकेशन पहले मतलब फंडामेंटल राइट्स नहीं हुआ करता था। ये जस्ट 2002 में हुआ है। 2002 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया भारतीय संविधान में, और उसमें ये लिख दिया गया कि भारत में जो जितने भी बच्चे हैं, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, उनको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये हर राज्य का कर्तव्य होगा। जितने भी स्टेट्स हैं मतलब देश में, भारत में जो भी राज्य हैं, उनमें सब में ये नियम लागू किया गया। और ये जो है राइट टू एजुकेशन, इसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर जो डीपीएसपी में दिया गया है उसको अगर सुधार के लिए इंप्लीमेंट करना है, उसको अगर फंडामेंटल राइट्स में डालना है, जैसे कि कृषि सुधार है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है, ये सारी चीज़ें अभी जो हैं वो डीपीएसपी में लिखी हुई हैं, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन कभी ना कभी इनको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है, उसको कभी ना कभी लाना पड़ेगा। वो अलग चीज़ है कि सरकारें जो है वो चुनाव में अपने नतीजों को देख के मतलब घबराती हैं, वो अपने फायदे के लिए इन सब चीज़ों को रोके हुए हैं। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो भी एक जरूरी चीज़ है। अभी तक वो डीपीएसपी में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि लिखा नहीं है। भारतीय संविधान में सब कुछ लिखा है, बस ये है कि वो अभी उतना मतलब उसको हम क्रियान्वयन नहीं कर सकते, उसका मतलब उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डीपीएसपी में है। जिस दिन वो फंडामेंटल राइट्स में आ जाएगा, उस दिन उस पर भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके तहत फिर वो उसकी जवाबदेही हो जाएगी, सरकार की भी जवाबदेही हो जाती है। जब चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में आ जाती हैं तो वो उनका वेटेज जो है वो बढ़ जाता है। जब तक वो चीज़ें डीपीएसपी में है तब तक उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, तब तक उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है किसी बेस पे भी। जब वो चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में आ जाती है तो उनको आप सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, केरल सरकार ने ये बोला कि अगर सुधार करना है तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के साथ जो भी अगर हम डीपीएसपी के तहत सुधार करेंगे तो वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज करेगी, उसके कॉन्ट्राडिक्शन होगा ही होगा आपस में। तो ये सुधार करना जरूरी है। इसलिए जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है वो जरूरी है, और वो सरकार मतलब सुधार के लिए है, लोगों के भले के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है, लोगों की अच्छाई के लिए है। तो इसको इम्प्लीमेंट करना हमारी मजबूरी है। और ये सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई जो है 68 दिन चली, 68 डेज, और 700 पन्नों का इसका जजमेंट जो था, 700 पेजेस का जजमेंट, इसका वर्डिक्ट आया। तो ये केस जो था, इसमें 13 जजेस की बेंच थी, जो सबसे बड़ी बेंच थी। और उन 13 जजेस में 7 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजेस थे वो इस फैसले के फेवर में थे, और 6 जो थे वो अपोजिशन में थे। मतलब 7 जो जजेस थे उनका ये मानना था कि संविधान में संशोधन करना संसद की शक्ति है, संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का, जो मूल ढांचा है, उसको किसी भी तरीके से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। संविधान संशोधन के तहत अगर कभी भी ऐसा फील हुआ कि भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है, उसकी वजह से भारत संविधान का जो मूल ढांचा है वो प्रभावित हो रहा है, तो उस संशोधन को नलीफाई कर दिया जाएगा, उस संशोधन को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा। और जो 6 जजेस थे वो 6 जजेस थे सरकार के फेवर में। उनका ये मानना था कि सरकार जो भी कर रही है सही कर रही है, सरकार ने जो संशोधन किए 24 में, 25 में, 29 में जो भी संशोधन किए हैं वो सब कुछ सही है, उनको किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगर सरकार किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है तो वो कर रही है, उसको कोई चैलेंज करना मतलब सही नहीं है। हालांकि देखो, संविधान में जो लिखा हुआ है चीज़ें उसके हिसाब से चलती हैं, लोगों की फीलिंग्स के हिसाब से नहीं चलती हैं।
तो ये जो 6 जजेस थे ये सरकार के फेवर में थे, मतलब इंदिरा गांधी जी के फेवर में थे, और जो 7 जजेस थे वो सुप्रीम कोर्ट के फेवर में थे। और केशवानंद भारती के मामले में, जो हालांकि केशवानंद भारती की हार हुई, लेकिन वो इस मामले में थे कि सुप्रीम संविधान में क्या लिखा हुआ है। ये जो 7 जजेस थे वो संविधान के फेवर में थे, वो संविधान के हिसाब से चल रहे थे कि संविधान में जो लिखा है वही माना जाएगा, ये किसी की इमोशंस या किसी की फीलिंग्स या सरकार की मनोवृत्ति के हिसाब से नहीं चलेगा। तो 7 जजेस में जो शामिल थे, जो 7 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के फेवर में थे, उनका जो नाम है वो जानना जरूरी, कौन कौन से 13 जजेस थे। तो ये 13 जजेस की जो बेंच थी उसमें जो है 7/6 से फैसला आया था। तो जो 6 थे वो सरकार के फेवर में थे और 7 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फेवर में थे। उनमें से जो 7 जजेस हैं उनको पहले जानते हैं, उनमें थे एस एम सीकरी साहब, सीजेआई थे उस टाइम पे, और इनका 24 अप्रैल को इन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था केशवानंद भारती वाला, और 25 अप्रैल को इनकी सेवानिवृत्ति थी। तो जाने से पहले हर जितने भी चीफ जस्टिस हैं जाते जाते वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि उनको याद किया जाए। ठीक है, तो वैसे ही इनका था, एस एम सीकरी साहब थे, उसके बाद के एस हेगड़े, जे मुखर्जी, जे एम सैलेट, ए एन ग्रोवर, जगनमोहन रेड्डी और हंसराज खन्ना। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला फंडा था, ये बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे वाला जो मेन मतलब ये जो मेन प्रिंसिपल था मूल ढांचे वाला, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाला, वो इन्होंने हंसराज खन्ना जो थे उन्होंने मतलब उसको हाईलाइट किया था। उनका ये वर्डिक्ट था, उनका ये कहना था कि जो भारत का संविधान है उसका एक मूल ढांचा है, उसको किसी भी तरीके से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद ये जो 6 जजेस थे ये सरकार के फेवर में थे। इनका मानना ये था सरकार जो भी कर रही है वो सही कर रही है। तो उन जो 6 जजेस में थे, ए एन रे थे, डीजी पालकर थे, के मैथ्यू, मिर्जा हमीदुल्ला बेग, एस एन द्विवेदी और वाई वी चंद्रचूड़। ये 6 जजेस इंदिरा गांधी के फेवर में थे, मतलब सरकार के फेवर में थे। और जो 7 जजेस हैं वो संविधान के हिसाब से थे। उनका ये मानना था संविधान में जो लिखा है वही माना जाएगा। और वकील थे नानी पालकीवाला। नानी भाई पालकीवाला के जो 2 असिस्टेंट थे, मतलब जिन्होंने इसमें इनकी मदद की थी इस केस को लड़ने में, वो 2 लोग थे। एक थे फली नरीमन और दूसरे थे सोली सोराब जी। तो जो फली नरीमन थे वो 1991 से लेकर 2010 तक प्रेसिडेंट रहे बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, और जो सोली सोराब जी थे वो 1989 से लेकर 1990 मतलब 2 साल के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। तो जब ये वर्डिक्ट आया तो उस वर्डिक्ट में टोटल 13 जजेस थे। वो 13 जजेस की जो बेंच थी, नियम ये रहता था जनरली कि मतलब जो भी वर्डिक्ट आएगा उस पर 13 जजेस जो है उनके सबके साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे। बट इस मामले में क्या था, इस मामले में 13 में से मात्र 9 जजेस के साइन किए गए थे। 4 जजेस ने अपनी मर्जी से साइन नहीं किए थे। उनका ये मानना था कि हम इस डिसीजन से सहमत नहीं है तो हम साइन नहीं करेंगे। तो वो जो 4 जो जजेस थे जिन्होंने साइन नहीं किया वो चारों थे सरकार के फेवर वाले, जिनका मानना ये था सरकार जो कर रही है सब कुछ सही कर रही है। तो वो 4 कौन कौन थे वो जानना जरूरी है। सबसे पहले नंबर पे ए एन रे थे, के मैथ्यू, मिर्जा हमीदुल्ला बेग और एस एन द्विवेदी। ये जो 4 जजेस थे ये फैसले से सहमत नहीं थे, और इतने सहमत नहीं थे कि उन्होंने सिग्नेचर भी नहीं किए। 9 जजेस जो थे उन्होंने सिग्नेचर किए फैसले पे, और 9 जजेस में अपोजिशन वाले भी थे, जैसे डीजी पालकर थे और वाई वी चंद्रचूड़ थे। इन लोगों ने सिग्नेचर किए, लेकिन इन 4 लोगों ने सिग्नेचर ही नहीं किए। क्या था उस केस के पहले तक सुप्रीम कोर्ट में ये था, जो भी सीनियर रहता था जज उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता था, अपॉइंट किया जाता था, और उसमें सरकार का किसी प्रकार का दखल नहीं था। सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं चलती थी कि किसको अपॉइंट करना है किसको अपॉइंट नहीं करना। तो जो नियम चलता आ रहा था कि जो भी सीनियर होगा उसको ही चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। एक बार जवाहरलाल नेहरू ने भी इस मामले में एक बार दखल करने की कोशिश की थी, एक चीज जस्टिस थे, मुझे मामला एक्चुअली पूरा याद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, बीच में एक बार किसी और को घुसाने की कोशिश की थी कि मतलब सीनियर कोई और था और उन्होंने किसी और को अपॉइंट किया, बोला इनको सीजीआई बनाया जाए। तो जो भी उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में जजेस थे सबने एक साथ रिजाइन अपना लिख के और दे दिया था प्रधानमंत्री जी को। ये बोला कि ठीक है, अगर आप चाहते हो दखल करना न्यायपालिका में तो हम सारे लोग एक साथ रिजाइन कर रहे हैं, आप जिनको बनाना चाहो उनको बना लो। इवन जिनको उन्होंने अपॉइंट किया था, जिनको उन्होंने सिफारिश की थी कि इनको बनाया जाए, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था कि हमें नहीं बनना है चीफ जस्टिस। जो नियम चलता आ रहा है उसमें किसी प्रकार का दखल नहीं चाहिए। बट इस मामले में क्या हुआ, इस मामले में एस एम सीकरी साहब जो चीफ जस्टिस थे उनकी 25 अप्रैल 1973 को सेवानिवृत्ति का दिन था। तो वो जब रिटायर हुए तो उसके बाद दूसरा नंबर था इनका के एस हेगड़े साहब का, इनको बनना था चीफ जस्टिस। बट इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने इन्होंने दखल दिया न्यायपालिका में और इन्होंने अपॉइंट किया ए एन रे को, क्योंकि ये इनके पक्ष में थे। तो ए एन रे को इन्होंने अपॉइंट किया और ये बोला कि नेक्स्ट जो सीजीआई है वो ए एन रे बनेंगे, और नेक्स्ट सीजीआई बने ए एन रे। ए एन रे जो थे वो जो सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष 3 जजेस थे उनसे चौथे नंबर पे आते थे, मतलब चौथे नंबर के जूनियर थे। फिर भी इनको चीफ जस्टिस जब अपॉइंट किया गया तो जो नीचे के 3 जजेस थे, के एस हेगड़े, जे मुखर्जी और जे एम सैलेट, इन तीनों ने एक साथ रिजाइन कर दिया, एक साथ अपना इस्तीफा लिख के दे दिया। बोला भैया जूनियर के नीचे हम काम नहीं करेंगे भैया। स्वाभिमान नाम की भी कोई चीज़ होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इनका स्वाभिमान जो है वो उन्होंने अपना बनाए रखा और उन्होंने उसी दिन रिजाइन कर दिया, और ये नेक्स्ट सीजीआई बने ए एन रे। इतना ही नहीं, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बने वो बने मिर्जा हमीदुल्ला बेग। ठीक है, इधर में से कोई नहीं बनेगा क्योंकि ये लोग सरकार के विपरीत थे। देख रहे हो ना, लेवल देख रहे हो। उसके बाद एम एच बेग बने, एम एच बेग के बाद फिर उसके बाद बने वाई वी चंद्रचूड़। ठीक है, इधर से कोई नहीं बनेगा क्योंकि ये लोग, इंदिरा गांधी जी इन पे प्रसन्न नहीं थी, इन लोगों पे प्रसन्न थी। ठीक है,
तो ये जो 3 लोग हैं लगातार, मतलब ये जो अपोजिशन वाले थे इस मामले में, जो सरकार के पक्ष में थे, वो 3 चीफ जस्टिस बने लगातार, एएन रे, उसके बाद मिर्जा हमीदुल्ला रेग और फिर वाई बी चंद्रचूड़। इस केस का जजमेंट क्या था? इस केस का जजमेंट ये था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भारत की जो संसद है उसको संविधान में संशोधन करने की पूरी शक्ति है, वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन अगर संविधान के संशोधन के द्वारा भारत के संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो अगर प्रभावित होता है तो वो जो भी संशोधन किया गया है उसको नलीफाई कर दिया जाएगा, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो डीपीएसपी है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कहीं से भी फंडामेंटल राइट्स कुछ भी कर्टेल हो रहे हैं तो वो हो सकते हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो रहे हैं और उनसे किसी भी तरीके से ऐसा लगता है कि वो फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, और जुडिशियल रिव्यू करने के बाद अगर ये पाया गया कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहे हैं, तो उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा। पूरी तरह से एक नया प्रिंसिपल ला दिया एक बेसिक स्ट्रक्चर का, और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये टाइम टू टाइम हम डिसाइड करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से फीचर्स आते हैं। तो टाइम टू टाइम जो भी केसेस आते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट उन सब चीज़ों को अंडरलाइन करती जा रही है कि ये हिस्सा सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें आप किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब लिस्ट भी बताई कि ये चीज़ें जो है वो फंडामेंटल एलिमेंट हैं संविधान के, मतलब भारतीय संविधान के फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट बताई, और टाइम टू टाइम ये भी बोला कि आगे भी हम बताते रहेंगे कि क्या क्या फंडामेंटल एलिमेंट हैं संविधान के। जब भी नेक्स्ट कुछ केस आएगा तो उसमें भी हम ये बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो फंडामेंटल एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसमें से क्या क्या था, देखो उसमें से कुछ चीज़ें हमने यहाँ नोट की हैं, जैसे कि ये है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार जो है ना उसका करेक्टर प्रभावित नहीं होना चाहिए। दूसरा सेकुलर फॉर्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। ये फ्री एंड इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी, फ्री एंड इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी मतलब न्यायपालिका जो है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, वो किसी भी तरीके से पूरी तरह से स्वतंत्र है। कहने का ये है मतलब सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए। फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान का संघीय जो गुण है, संघीय जो करेक्टर है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लगभग 20 जो फीचर्स हैं उस टाइम पे 1973 में सरकार ने अंडरलाइन की, और ये बताया ये 20 जो फीचर्स हैं ये संविधान के फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, और टाइम टू टाइम हम आगे भी बताते रहेंगे क्या फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं। और कोई भी केस है, लेट इट बी एनीथिंग, चाहे वो 9th शेड्यूल में कहीं भी है, वो जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है। जब भी अगर संविधान को ऐसा लगेगा कि ये फंडामेंटल एलिमेंट को कर्टेल कर रहे हैं या प्रभावित कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, तो उनका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, और अगर ये पाया गया कि वो फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल एलिमेंट्स को कर्टेल कर रहे हैं तो वो खारिज भी किए जा सकते हैं। और एक चीज़ और, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ओनली जुडिशरी विल डिसाइड व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार डिसाइड नहीं करेगी, केवल न्यायपालिका ही डिसाइड करेगी कि क्या क्या इसके संविधान के जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। दिस विल बी डिसाइडेड बाय जुडिशरी ओनली। क्या होगा 1975 में जो सीजेआई साहब थे, एएन रे, जो इंदिरा गांधी जी ने इनको एएन रे को अपॉइंट किया था, सीजेआई बनाया था इनसे सरकार, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सोचा कि मान लो इंदिरा गांधी जी ने हमें सीजेआई बनाया है तो हमें भी कुछ ना कुछ सरकार के लिए कुछ करना चाहिए, इंदिरा गांधी जी को खुश करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, बिना किसी रिव्यू पिटीशन के इन्होंने 1975 में एक 13 जजेस की बेंच तैयार की, और इन्होंने केशवानंद भारती का जो वर्डिक्ट था उसको मतलब पलटने की कोशिश की, उसको रिव्यू करने की कोशिश की। तो जब इनकी बहुत किरकिरी हुई तो 2 दिन बाद ही इन्होंने वो जो बेंच बनाई थी 13 जजेस की उसको डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये इनकी ये मेहरबानी करना चाह रहे थे इंदिरा गांधी जी पे, उनको खुश करना चाह रहे थे। तो इन्होंने 1975 में एक 13 जजेस की बेंच बनाई, और जब इसकी किरकिरी हुई, बोला जब तक कोई रिव्यू पिटीशन जब दायर नहीं की गई है सुप्रीम कोर्ट में, कोई याचिका नहीं आई है पुनर्विचार, तो तुम किस बेस पे मतलब उसका रिव्यू कर रहे हो, किस बेस पे तुम उस केस को पलटने की कोशिश कर रहे हो। तो उसके बाद इनकी जब किरकिरी हुई तो इन्होंने उसको डिसमिस कर दिया, डिसॉल्व कर दिया उस बेंच को। उसके बाद क्या हुआ, 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया, और उसके बाद कई सारे मतलब अमेंडमेंट किए संविधान में। उसके लिए हम फिर से बनाएंगे कोई एक 42वां संविधान संशोधन पे एक वीडियो बनाएंगे आगे, तब तक आप इंतजार कीजिए। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।